आंदोलन। अध्याय 8। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामान्य विशेषताएं। सुधार की इच्छा को जन्म देने वाले कारक। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में भारतीय समाज के कुछ प्रबुद्ध वर्गों के बीच एक नई दृष्टि, एक आधुनिक दृष्टि का जन्म हुआ। यह प्रबुद्ध दृष्टि आने वाले दशकों और उससे भी आगे की घटनाओं के पाठ्यक्रम को आकार देने के लिए थी। पुनः जागृति की यह प्रक्रिया कभी कभी, लेकिन पूर्ण औचित्य के साथ नहीं, जिसे पुनर्जागरण के रूप में परिभाषित किया गया था, हमेशा नहीं होती थी। इच्छित लाइन का पालन करें और कुछ अवांछित उप उत्पादों को भी जन्म दिया, जो कि का एक हिस्सा बन गए हैं। इन सुधार आंदोलनों के फल के रूप में पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में दैनिक अस्तित्व है। ब्रिटिश शासन का प्रभाव। भारतीय धरती पर एक औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति ने आधुनिक भारतीय इतिहास के इस महत्वपूर्ण चरण में एक जटिल, फिर भी निर्णायक भूमिका निभाई। भारतीय समाज और संस्कृति पर ब्रिटिश शासन का प्रभाव भारत के पहले के ज्ञान से व्यापक रूप से भिन्न था। पहले के अधिकांश आक्रमणकारी, जो भारत आए थे, इसकी सीमाओं के भीतर बस गए थे, या तो इसकी श्रेष्ठ संस्कृति में समा गए थे या इसके साथ सकारात्मक रूप से बातचीत की थी और भूमि और इसके लोगों का हिस्सा बन गए थे। हालांकि ब्रिटिश विजय अलग थी। यह ऐसे समय में आया जब भारत 18वीं शताब्दी के प्रबुद्ध यूरोप के विपरीत था। विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हर पहलू से प्रभावित होकर एक स्थिर सभ्यता और एक स्थिर और पतनशील समाज की तस्वीर प्रस्तुत की। धार्मिक और सामाजिक बीमारियों में सुधार के लिए परिपक्व सामाजिक स्थितियां। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवादिता द्वारा बनाए गए एक दुष्चक्र में फंस गया था। हिंदू धर्म जादू और अंधविश्वास में डूबा हुआ था। पुजारियों ने लोगों के दिमाग पर भारी और वास्तव में अस्वस्थ प्रभाव डाला। मूर्ति पूजा और बहुदेववाद ने उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद की, और शास्त्र ज्ञान के उनके एकाधिकार ने सभी धार्मिक प्रणालियों को एक भ्रामक चरित्र प्रदान किया। ऐसा कुछ भी नहीं था जो धार्मिक विचारधारा लोगों को करने के लिए राजी न कर सके। महिलाओं की निराशाजनक स्थिति। सामाजिक परिस्थितियां भी उतनी ही निराशाजनक थीं। सबसे चिंताजनक स्थिति महिलाओं की थी। जन्म के समय कन्या शिशुओं को मारने का प्रयास असामान्य नहीं था। बाल विवाह समाज का एक और अभिशाप था। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित थी, और बंगाल में कुलीनवाद के तहत यहाँ तक बूढ़े लोग भी बहुत छोटी लड़कियों को पत्नियों के रूप में लेते थे। कई महिलाओं का वैवाहिक जीवन नाम के लायक नहीं था, फिर भी कम से कम उच्च जातियों में, जब उनके पति की मृत्यु हो गई, तो उनसे सती होने की उम्मीद की गई, जिसे राजा राममोहन राय ने हर के अनुसार हत्या के रूप में वर्णित किया। शास्त्र। यदि वे इस सामाजिक जबरदस्ती से बच गए, तो उन्हें दुख और अपमान के जीवन की निंदा की गई। जाति समस्या। एक और दुर्बल करने वाला कारक जाति थी। इसने अलगाव की एक प्रणाली को शामिल किया, जो कि अनुष्ठान की स्थिति के आधार पर क्रमबद्ध रूप से निर्धारित की गई थी। सीढ़ी के नीचे अछूत या अनुसूचित जातियां आती थीं, जैसा कि वे बाद में कहलाने लगे। अछूत कई और गंभीर अक्षमताओं और प्रतिबंधों से पीड़ित थे। इस प्रणाली ने लोगों को कई समूहों में विभाजित किया। आधुनिक समय में यह एक संयुक्त राष्ट्रीय भावना के विकास और लोकतंत्र के प्रसार में एक बड़ी बाधा बन गया। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि जाति चेतना, विशेष रूप से विवाह के संबंध में, मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों में भी प्रचलित थी, जो अस्पृश्यता का पालन करते थे, हालांकि कम विषाक्त रूप में। एक कठोर जाति व्यवस्था के तहत सामाजिक गतिशीलता की जांच की गई, सामाजिक विभाजन बढ़े और व्यक्तिगत पहल को विफल कर दिया गया। सबसे बढ़कर अस्पृश्यता का अपमान जाति व्यवस्था का इतना हिस्सा मानव गरिमा के खिलाफ है।
पश्चिमी संस्कृति का विरोध। भारत में औपनिवेशिक शासन की स्थापना के बाद औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा को प्रमुख सांस्कृतिक प्रवाह के रूप में प्रसारित करने का एक व्यवस्थित प्रयास किया गया। औपनिवेशिक संस्कृति और विचारधारा की घुसपैठ की चुनौती का सामना करते हुए पारंपरिक संस्थानों को पुनर्जीवित करने और 19वीं शताब्दी के दौरान विकसित पारंपरिक संस्कृति की क्षमता का एहसास करने का प्रयास। प्रबुद्धों में नई जागरूकता। भारतीयों, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव और एक विदेशी शक्ति द्वारा पराजय की चेतना ने एक नई जागृति को जन्म दिया। एक जागरूकता थी कि भारत जैसे विशाल देश को भारतीय सामाजिक संरचना और संस्कृति के भीतर कमजोरियों के कारण मुट्ठी भर विदेशियों द्वारा उपनिवेशित किया गया था। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि भारत सभ्यता की दौड़ में पिछड़ गया है। इसने विविध प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। कुछ अंग्रेजी शिक्षित बंगाली युवाओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति घृणा विकसित की। उन्होंने पुराने धार्मिक विचारों को त्याग दिया और परंपराओं और जानबूझकर अपनाई गई प्रथाओं को हिंदू भावनाओं के लिए सबसे अधिक आक्रामक माना जाता है, जैसे कि शराब पीना और गोमांस खाना। प्रतिक्रिया वास्तव में विविध थी, लेकिन सामाजिक और धार्मिक जीवन में सुधार की आवश्यकता आमतौर पर साझा विश्वास थी। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के दौरान राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बढ़ते ज्वार को भारतीय लोगों के सामाजिक संस्थानों और धार्मिक दृष्टिकोण में सुधार और लोकतंत्रीकरण के आंदोलनों में भी अभिव्यक्ति मिली। राष्ट्रवादी भावनाओं की वृद्धि, नई आर्थिक ताकतों का उदय, शिक्षा का प्रसार, आधुनिक पश्चिमी विचारों और संस्कृति के प्रभाव और दुनिया की बढ़ती जागरूकता जैसे कारकों ने सुधार के संकल्प को मजबूत किया। 19वीं शताब्दी के भारत का सामाजिक सांस्कृतिक उत्थान औपनिवेशिक उपस्थिति के कारण हुआ, लेकिन इसके द्वारा नहीं बनाया गया। के सामाजिक और वैचारिक आधार। सुधार। मध्यवर्गीय आधार। 19वीं शताब्दी में देखा गया उत्थान का सामाजिक आधार नव उभरता हुआ मध्यम वर्ग और शिक्षित, पारंपरिक रूप से शिक्षित और पश्चिमी शिक्षित दोनों बुद्धिजीवी थे, लेकिन बढ़ती जागरूकता से प्राप्त व्यापक रूप से मध्यम वर्ग के आदर्शों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर था। पश्चिम में समकालीन विकास और मुख्य रूप से गैर मध्यम वर्ग सामाजिक आधार। 19वीं सदी के बुद्धिजीवियों ने यूरोपीय मध्यम वर्ग में अपने मॉडल की खोज की, जो, जैसा कि उसने पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से सीखा था, ने पुनर्जागरण, सुधार, ज्ञानोदय जैसे आंदोलनों के माध्यम से पश्चिम में मध्यकालीन से आधुनिक समय में महान परिवर्तन लाया था। और लोकतांत्रिक क्रांति या सुधार। हालांकि 19वीं सदी के भारत के बुद्धिजीवी व्यापार या उद्योग, जो दृढ़ता से ब्रिटिश एजेंसियों के नियंत्रण में थे, से विकसित नहीं हुए थे। उनकी जड़ें सरकारी सेवा या कानून, शिक्षा, पत्रकारिता या चिकित्सा के व्यवसायों में निहित हैं, जिसके साथ अक्सर मध्यवर्ती कार्यकाल के रूप में भूमि के साथ कुछ संबंध जोड़ा जाता था। बौद्धिक मानदंड। इन सुधार आंदोलनों ने तर्कवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता और मानवतावाद को एक वैचारिक एकता प्रदान की। सामाजिक प्रासंगिकता का न्याय करने के लिए तर्कवाद लाया गया था। राजा राममोहन राय पूरे अभूतपूर्व ब्रह्मांड को जोड़ने वाले कार्य कारण के सिद्धांत और सत्य की एकमात्र कसौटी के रूप में प्रदर्शन में विश्वास करते थे। अक्षय कुमार दत्त ने यह घोषणा करते हुए कि तर्कवाद ही हमारा एकमात्र उपदेशक है, यह माना कि सभी प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण और समझ विशुद्ध रूप से यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा की जा सकती है। इस प्रकार उन्होंने परंपरा का अध्ययन करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया। उन्होंने सामाजिक उपयोगिता के दृष्टिकोण से समकालीन सामाजिक धार्मिक प्रथाओं का मूल्यांकन किया और विश्वास को तर्कसंगतता से प्रतिस्थापित किया। परिणामस्वरूप ब्रह्म समाज में वेदों की अचूकता को खारिज कर दिया गया, जबकि अलीगढ़ आंदोलन ने आधुनिक युग की जरूरतों के साथ इस्लामी शिक्षाओं के सामंजस्य पर जोर दिया।
सैयद अहमद खान ने इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक सिद्धांत अपरिवर्तनीय नहीं थे। कई बुद्धिजीवियों ने धर्म के अधिकार को अलग रखा और तर्क या विज्ञान के मानदंड से किसी भी धर्म में सत्य का मूल्यांकन किया। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जांच का वही तरीका जो विज्ञान पर लागू होता है, वह आधार होना चाहिए जिस पर धर्म को खुद को सही ठहराना चाहिए। यद्यपि कुछ सुधारकों ने अपनी अपील का समर्थन करने के लिए विश्वास और प्राचीन सत्ता से अपील की, कुल मिलाकर प्रचलित सामाजिक प्रथाओं के विकल्प को सामने रखने में एक तर्कसंगत और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उदाहरण के लिए अक्षय कुमार दत्त बाल विवाह के खिलाफ अपने विचारों का समर्थन करने के लिए चिकित्सकीय राय लेकर आए। अतीत का संदर्भ केवल एक सहायता और एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाना था। न तो अतीत के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गई थी और न ही परंपरा के साथ पूर्ण विराम की परिकल्पना की गई थी। यद्यपि सुधारकों ने अपने धर्मों में सुधार करने का प्रयास किया, लेकिन उनके धार्मिक दृष्टिकोण का एक सार्वभौमिक पहलू था। राजा राममोहन राय ने विभिन्न धर्मों को सार्वभौमिक आस्तिकता के राष्ट्रीय अवतार के रूप में माना। उन्होंने वेदों के एकेश्वरवाद और ईसाई धर्म के एकतावाद जैसे सभी धर्मों के बुनियादी और सार्वभौमिक सिद्धांतों का बचाव किया, जबकि हिंदू धर्म के बहुदेववाद और ईसाई धर्म के त्रिमूर्तिवाद पर हमला। सैयद अहमद खान ने कहा कि सभी पैगंबरों का एक ही दिन विश्वास था और हर देश और राष्ट्र में अलग अलग थे। भविष्यद्वक्ता समाज सुधारकों ने लोगों के सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण पर धार्मिक पहचान के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सार्वभौमिक दृष्टिकोण का इस्तेमाल किया, जो वास्तव में मजबूत था। सामाजिक सुधार आंदोलनों में एक नई मानवीय नैतिकता सन्निहित थी, जिसमें यह धारणा शामिल थी कि मानवता प्रगति कर सकती है और आगे बढ़ी है, और नैतिक मूल्य अंततः वे मूल्य हैं जो मानव प्रगति के पक्ष में हैं। धार्मिक सुधार आंदोलनों के मानवतावादी पहलू को मानवीय तर्क और मानव कल्याण के आलोक में धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या करने के व्यक्ति के अधिकार पर जोर देने और धार्मिक प्रथाओं के पुरोहितों के वर्चस्व पर एक सामान्य हमले में देखा जाना था। धार्मिक सुधार इन आंदोलनों का एक महत्वपूर्ण लेकिन अनन्य सरोकार नहीं था। ध्यान सांसारिक अस्तित्व पर केंद्रित था, न कि मोक्ष या अन्य सांसारिकता के मुद्दों पर। सामाजिक प्रथाओं में मजबूत धार्मिक तत्व और इस तथ्य के कारण कि धर्म उस समय की प्रमुख विचारधारा थी, इसकी चपेट में आए बिना कोई भी सामाजिक कार्य करना संभव नहीं था। इन आंदोलनों ने पूरे सांस्कृतिक अस्तित्व, जीवन शैली को अपने दायरे में ले लिया। एक वैकल्पिक सांस्कृतिक वैचारिक प्रणाली का विकास और पारंपरिक संस्थाओं का उत्थान इन आंदोलनों के दो सरोकार थे। यह चिंताएं पारंपरिक ज्ञान के पुनर्निर्माण, स्थानीय भाषाओं के उपयोग और विकास, शिक्षा की एक वैकल्पिक प्रणाली के निर्माण, धर्म की रक्षा, भारतीय कला और साहित्य को पुनर्जीवित करने के प्रयासों, भारतीय पोशाक और भोजन पर जोर देने, पुनर्जीवित करने के प्रयासों में प्रकट हुई थी। भारतीय चिकित्सा प्रणाली और इसकी क्षमता के लिए पूर्व औपनिवेशिक प्रौद्योगिकी पर शोध करना। दो धाराएं। सुधार आंदोलनों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: ब्रह्म समाज जैसे सुधारवादी आंदोलन, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन और पुनरुत्थानवादी आर्य समाज आंदोलन और देवबंदी आंदोलन जैसे आंदोलन। सुधारवादी और साथ ही पुनरुत्थानवादी आंदोलन अलग अलग डिग्री तक धर्म की खोई हुई शुद्धता की अपील पर निर्भर थे, जिसे वे सुधारना चाहते थे। एक सुधार आंदोलन और दूसरे के बीच एकमात्र अंतर यह था कि यह किस हद तक परंपरा या तर्क और विवेक पर निर्भर था। सामाजिक सुधार की दिशा। सामाजिक समानता के मानवतावादी आदर्शों और सभी व्यक्तियों के समान मूल्य जिन्होंने नव शिक्षित मध्यम वर्ग को प्रेरित किया, ने सामाजिक सुधार के क्षेत्र को एक प्रमुख रूप से प्रभावित किया।
सामाजिक सुधार आंदोलन मुख्य रूप से धार्मिक सुधारों से जुड़े थे क्योंकि अस्पृश्यता और लिंग आधारित असमानता जैसी लगभग सभी सामाजिक बुराइयों ने किसी न किसी रूप में धर्म से वैधता प्राप्त की। हालांकि बाद के वर्षों में सामाजिक सुधार आंदोलन ने धीरे धीरे खुद को धर्म से अलग कर लिया और एक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाया। इसके अलावा पहले सुधार आंदोलनों का एक संकीर्ण सामाजिक आधार था, जो उच्च और मध्यम वर्गों और उच्च जातियों तक सीमित था, जिन्होंने अपने आधुनिक विचारों और मौजूदा सामाजिक परिस्थितियों को संतुलित करने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने सामाजिक क्षेत्र में क्रांति लाने और पुनर्निर्माण करने के लिए समाज के निचले तबके में प्रवेश किया। शुरुआत में सोशल कॉन्फ्रेंस, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और ईसाई मिशनरियों जैसे संगठनों ने ज्योतिबा फुले, गोपालहारी देशमुख, केटी तेलंग, बीएम मालाबारी, डीके कर्वे, श्रीनारायण गुरु, ईवी रामास्वामी नायकर और बीआर अंबेडकर। बाद के वर्षों में विशेष रूप से 20वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राष्ट्रीय आंदोलन ने सामाजिक सुधार के लिए नेतृत्व और संगठन प्रदान किया। जनता तक पहुंचने के लिए सुधारकों ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए विभिन्न प्रकार के मीडिया उपन्यासों, नाटकों, कविताओं, लघु कथाओं, प्रेस और 1930 के दशक में और बाद में सिनेमा का इस्तेमाल किया। मोटे तौर पर समाज सुधार आंदोलनों में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए 2 सूत्रीय एजेंडा लड़ाई, समाज और इससे उत्पन्न होने वाली अक्षमताओं को दूर करने के लिए संघर्ष, अस्पृश्यता स्थिति की बेहतरी के लिए संघर्ष। महिलाओं की संख्या सुधारकों को बड़ी बाधाओं के खिलाफ काम करना पड़ा। महिलाओं को आमतौर पर निम्न दर्जा दिया जाता था और उन्हें पुरुषों की तुलना में हीन माना जाता था। उनकी अपनी कोई पहचान नहीं होती थी। उन्हें अपनी प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने की कोई गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वे पर्दा, कम उम्र में विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध, सती आदि जैसी प्रथाओं से दब गए थे। हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भर थीं, जबकि शिक्षा थी आमतौर पर उन्हें मना कर दिया। हिंदू महिलाओं को संपत्ति विरासत में पाने या अवांछित विवाह को समाप्त करने का अधिकार नहीं था। मुस्लिम महिलाओं को संपत्ति विरासत में मिल सकती थी लेकिन पुरुषों की तुलना में केवल आधी ही, जबकि तलाक के मामलों में पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई समानता नहीं थी। बहुविवाह हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों में भी प्रचलित था। पत्नियों और माताओं के रूप में उनका महिमामंडन ही एकमात्र तरीका था जिससे समाज ने समाज के सदस्यों के रूप में महिलाओं के योगदान को मान्यता दी। समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार को महत्वपूर्ण माना जाता था और समाज सुधारकों ने इस दिशा में काम किया क्योंकि घरेलू क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन जहां व्यक्ति का प्रारंभिक समाजीकरण होता है और जहां महिलाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है की आवश्यकता थी। घंटे का यह स्पष्ट रूप से समझा गया था कि यह परिवर्तन सुधारित घरों और सुधारित पुरुषों में तब्दील हो जाएगा और कोई भी देश जिसकी महिलाएं नहीं डूबी थीं। सभ्यता में अज्ञान कभी भी महत्वपूर्ण प्रगति कर सकता है। समाज सुधार आंदोलनों, स्वतंत्रता संग्राम, स्वयं प्रबुद्ध महिलाओं के नेतृत्व में आंदोलनों और बाद में स्वतंत्र भारत के संविधान ने महिलाओं की मुक्ति के लिए बहुत कुछ किया है। सुधारकों ने मूल रूप से व्यक्तिवाद और समानता के सिद्धांतों की अपील की और तर्क दिया उनकी अपील को मजबूत करने के लिए कि सच्चा धर्म महिलाओं को निम्नतर दर्जा नहीं देता। उन्होंने बहुविवाह, पर्दा, बाल विवाह, विधवा विवाह पर प्रतिबंध जैसे अपमानजनक रीति रिवाजों के खिलाफ आवाज उठाई और शिक्षा की स्थापना के लिए अथक प्रयास किया। महिलाओं के लिए सुविधाएं, महिलाओं के लिए अनुकूल कानून बनाने के लिए, सरकार को मनाने के लिए और आमतौर पर मध्यकालीन सामंती दृष्टिकोणों की बेकारता का प्रचार करने के लिए जिन्हें छोड़ने की आवश्यकता थी।
महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए उठाए गए कदम। सुधारकों के अथक प्रयासों के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई प्रशासनिक उपाय अपनाए गए। सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय के नेतृत्व में प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों द्वारा शुरू किए गए ललाट हमले से प्रभावित होकर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के अधीन सरकार ने सती प्रथा को अवैध और आपराधिक अदालतों द्वारा दंडनीय मानव हत्या के रूप में घोषित किया। 1829 का विनियमन। बंगाल संहिता का नियम 1829 ईस्वी सन 1829 पहली बार में अकेले बंगाल प्रेसिडेंसी पर लागू था, लेकिन 1830 में मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए थोड़ा संशोधित रूपों में विस्तारित किया गया था। इतिहासकारों ने देखा है कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पुर्तगाली, डच और फ्रेंच के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में सती की प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। 1582 में मुगल सम्राट अकबर ने आदेश जारी किया था कि सती प्रथा मजबूर नहीं किया गया था और निरीक्षकों को यह देखने के लिए नियुक्त किया गया था कि किसी विधवा को प्रथा का पालन करने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। कन्या भ्रूण हत्या को रोकना। उच्च वर्ग के बंगालियों और राजपूतों के बीच जन्म के तुरंत बाद कन्या शिशुओं की हत्या की प्रथा एक आम बात थी, जो महिलाओं को एक आर्थिक बोझ मानते थे। 1795 और 1804 के बंगाल के नियमों ने शिशु हत्या को अवैध और हत्या के बराबर घोषित किया। 1870 में पारित एक अधिनियम ने माता पिता के लिए सभी बच्चों के जन्म को पंजीकृत करना अनिवार्य बना दिया और यह जन्म के बाद कुछ वर्षों के लिए बालिकाओं के सत्यापन के लिए प्रदान करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां इस प्रथा का अत्यधिक गोपनीयता से सहारा लिया गया था। विधवा पुनर्विवाह। ब्रह्म समाज ने अपने एजेंडे में विधवा पुनर्विवाह का मुद्दा सबसे ऊपर रखा और इसे लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन यह मुख्य रूप से पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820-91 संस्कृत कॉलेज, कलकत्ता के प्राचार्य के प्रयासों के कारण था कि हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। इसने विधवाओं के विवाह को वैध ठहराया और ऐसे विवाहों के मुद्दों को वैध घोषित किया। विद्यासागर ने यह साबित करने के लिए वैदिक ग्रंथों का हवाला दिया कि हिंदू धर्म ने विधवा पुनर्विवाह को मंजूरी दी थी। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की। इस क्षेत्र में एक अन्य प्रमुख कार्यकर्ता करसिंडस मूलजी थे, जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए 1852 में गुजराती में सत्य प्रकाश की शुरुआत की थी। इसी तरह के प्रयास प्रोफेसर डी.के. पश्चिमी भारत में कर्वे और मद्रास में वीरेस्लिंगम पंतुलु द्वारा। कर्वे ने स्वयं 1893 में एक विधवा से विवाह किया। उन्होंने अपना जीवन हिंदू विधवाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव बने। उन्होंने उच्च जाति की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करके जीवन में रुचि देने के लिए पूना में एक विधवा घर खोला। विधवाओं के पुनर्विवाह के अधिकार की भी बी.एम. मालाबारी, नर्मदाशंकर लाभशंकर दवे, न्यायमूर्ति गोविंद महादेव रानाडे और के. नटराजन सहित अन्य, ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई भी विधवा पुनर्विवाह के मुखर समर्थक थे और विधवाओं को अपमानजनक प्रथाओं के अधीन होने के खिलाफ अभियान चलाया। बाल विवाह को नियंत्रित करना। मूल विवाह अधिनियम या नागरिक विवाह अधिनियम 1872 बाल विवाह को प्रतिबंधित करने में विधायी कार्रवाई को दर्शाता है। इसका सीमित प्रभाव था क्योंकि यह अधिनियम हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य मान्यता प्राप्त धर्मों पर लागू नहीं था। एक पारसी सुधारक बी.एम. मालाबारी को सहमति की आयु अधिनियम 1891 के अधिनियमन द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसने 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के विवाह पर रोक लगा दी। रुक्माबाई के मामले ने सुधारकों को सहमति की आयु अधिनियम पारित करने के लिए प्रेरित किया।
रुखमाबाई राउत, जो चिकित्सा का अभ्यास करने वाली भारत की पहली महिला चिकित्सक बनी, का विवाह 11 वर्ष की आयु में दादाजी भीकाजी से हुआ था। हालांकि अपने सौतेले पिता सखाराम अर्जुन के समर्थन से वह कुछ समय के लिए अपने पति के साथ शामिल नहीं हुई, जिससे उन्होंने अपनी शिक्षा के साथ जारी रखा। जब शादी के लगभग 12 साल बाद दादाजी भीकाजी ने मांग की कि वह उन्हें अपनी पत्नी के रूप में शामिल करें, तो उन्होंने मना कर दिया। इसके कारण 1884 का दादाजी भीकाजी बनाम रुखमाबाई का मामला सामने आया। दादाजी ने एक के वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। पति रुखमाबाई ने दादाजी के साथ अपने विवाह की वैधता पर सवाल उठाया, क्योंकि शादी विवेक के वर्षों में आने से पहले हुई थी और इस तरह उन्होंने इसके लिए बाध्य होने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति रॉबर्ट हिल पिन्हे ने दादाजी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रुखमाबाई की असहाय शैशवावस्था में शादी कर दी गई थी और इसलिए उन्हें अपने पति के साथ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था। हालांकि हिंदू रीति रिवाजों को कम करने के रूप में कई आलोचनाओं के बाद फैसले के खिलाफ अपील की मांग की गई थी और 1887 में पिन्हे के फैसले को मुख्य न्यायाधीश सर चार्ल्स सार्जेंट और न्यायमूर्ति फरान ने उलट दिया था। रुखमाबाई को अपने पति के साथ रहने के लिए कहा गया था। रुखमाबाई ने घोषणा की कि वह अपने पति के साथ रहने के बजाय अदालत द्वारा दी गई किसी भी सजा से गुजरना पसंद करेगी। ऐसा कहा जाता है कि महारानी विक्टोरिया के हस्तक्षेप से ही कारावास की सजा को रद्द कर दिया गया था। यह भी कहा जाता है कि भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के रूढ़िवादी भी नहीं चाहते थे कि रुखमाबाई को उनके रुख के लिए दंडित किया जाए। रुखमाबाई मामला 19वीं शताब्दी में भारत में सबसे अधिक प्रचारित अदालती मामलों में से एक बन गया और बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों के मुद्दे को सबसे आगे लाया। बेहरामजी मालाबारी और रमाबाई रानाडे जैसे भारतीय सुधारकों के एक समूह ने मामले को जनता के ध्यान में लाने के लिए रुखमाबाई रक्षा समिति का गठन किया। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद रुखमाबाई ने सूरत में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में एक पद प्राप्त किया। चिकित्सा में अपने लंबे और प्रतिष्ठित करियर के दौरान उन्होंने बाल विवाह और महिलाओं के एकांत या पर्दा प्रथा के खिलाफ लिखना जारी रखा। बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जो 1930 में लागू हुआ, ने लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की आयु को क्रमशः 18 और 14 तक बढ़ा दिया। रबिलास शारदा एक भारतीय अकादमिक और न्यायाधीश थे, जो अजमेर मेरवाड़ा से केंद्रीय विधानसभा के सदस्य बने। वे दयानंद सरस्वती के अनुयायी और आर्य समाज के सदस्य थे। स्वतंत्र भारत में बाल विवाह प्रतिबंध संशोधन अधिनियम 1978 ने लड़कियों के लिए विवाह की आयु 15 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी। महिलाओं की शिक्षा ईसाई मिशनरियों ने सबसे पहले 1819 में कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की। जेईडी द्वारा स्थापित बैथ्यून स्कूल 1849 में कलकत्ता में शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बैथ्यून 1840 और 1850 के दशक में महिलाओं की शिक्षा के लिए शक्तिशाली आंदोलन का पहला फल थे। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर बंगाल में कम से कम 35 लड़कियों के स्कूलों से जुड़े थे और उन्हें महिला शिक्षा के अग्रदूतों में से एक माना जाता है। जगन्नाथ शंकर शेठ, नाना और भाव दाजी महाराष्ट्र में लड़कियों के स्कूलों के सक्रिय प्रमोटरों में से थे। जगन्नाथ नाना शंकर शेठ नाम की वर्तनी अलग अलग है। जुगोनाथ शंकर सेठ, जगन्नाथ शंकर शेठ या जगन्नाथ शंकर सेठ स्कूल सोसाइटी और बॉम्बे के नेटिव स्कूल के संस्थापकों में से एक थे। स्कूल ने कई बार नाम बदले। यह 1824 में बॉम्बे नेटिव इंस्टीट्यूशन बन गया। 1840 में यह शिक्षा बोर्ड बन गया।
और 1856 में यह एल्फिंस्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया। जब स्कॉटिश से संबंधित डॉक्टर विल्सन असमर्थ थे लड़कियों के स्कूल के लिए आवास प्राप्त करें, नाना ने स्कूल के लिए आवास प्रदान किया और यहाँ तक अपने परिवार की महिला सदस्यों को गिरगाम के स्कूल में भेज दिया। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने निजी संस्थानों को सहायता में कुछ अनुदान की घोषणा की थी। नाना ने इसका फायदा उठाया और गिरगांव में एक अंग्रेजी मराठी स्कूल शुरू किया। उन्होंने स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा शुरू किए गए बालिका विद्यालय में धन का योगदान दिया। भाव दाजी लाड, रामकृष्ण लाड, शिक्षा के एक और उत्साही प्रवर्तक थे। छात्र साहित्य और वैज्ञानिक समाज के पहले भारतीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने महिला शिक्षा का समर्थन किया और उनके नाम पर एक लड़कियों के स्कूल की स्थापना की गई। शायद महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने में सबसे उल्लेखनीय अग्रणी ज्योतिराव फुले, जिन्हें ज्योतिबा फुले भी कहा जाता है, और उनकी पत्नी सावित्रीबाई थी। फुले के समय के लिए लड़कियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता पर कट्टरपंथी विचार थे। उनका पहला लिंग संवेदनशील कार्य अपनी पत्नी सावित्री को पढ़ने और लिखने के लिए प्रोत्साहित करना था। बाद में अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे लड़कियों के स्कूल से प्रभावित होकर उन्होंने और उनकी पत्नी ने 1848 में पुणे के भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। बहुत से लोग स्कूल में पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। लड़कियों की शिक्षा के विरोध को देखते हुए फुले और सावित्रीबाई ने अध्यापन का काम साझा किया। कहा जा सकता है कि सावित्रीबाई आधुनिक भारत की पहली महिला स्कूल शिक्षिका बनी। वह प्रधानाध्यापिका बन गईं और अपनी प्रशिक्षु फातिमा शेख और ज्योतिराव की मुख्य चाची सगुनाबाई के साथ पढ़ाती थीं। फुले ने पुणे और उसके आसपास कई और स्कूल खोले। फुले ने दिन में काम करने वालों और नियमित स्कूलों में जाने में असमर्थ लोगों के लिए रात के स्कूल भी खोले। स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी द्वारा स्थापित स्कूल को यूरोपीय अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, लेकिन फुले का उद्यम अधिकारियों की मदद के बिना था। यह एक स्वदेशी प्रयास था और वह भी एक गैर ब्राह्मण द्वारा, समाज के रूढ़िवादी वर्गों के भारी विरोध के बावजूद। 1863 में खोली गई अलेक्जेंड्रा सोसाइटी ऑफ पारसी का उद्देश्य पारसी लड़कियों को शिक्षित करना था। संयोग से बॉम्बे विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक 1887 में एक पारसी महिला कॉर्नेलिया सोराबजी थी। बाद में उन्होंने शिक्षा में महिलाओं के लिए समान अवसरों के लिए काम किया। यह देखा जाएगा कि यह काफी हद तक स्वयं भारतीयों का निजी उद्यम था जिसने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा घोषित किए जाने के बाद कि महिला शिक्षा को स्पष्ट और सौहार्दपूर्ण समर्थन दिया जाना चाहिए, चार्ल्स वुड के डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 ने महिला शिक्षा की आवश्यकता पर बहुत जोर दिया। 1914 में महिला चिकित्सा सेवा ने नर्सों और दाइयों को प्रशिक्षित करने में बहुत काम किया। भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना प्रोफेसर डी.के. 1916 में करवे महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने वाले उत्कृष्ट संस्थानों में से एक था। उसी वर्ष दिल्ली में लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज खोला गया। महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाने लगी। 1880 के दशक में जिफरिन अस्पतालों का उद्घाटन। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के दौरान स्वदेशी और विभाजन विरोधी और होम रूल आंदोलनों में भागीदारी, अन्यथा घर केंद्रित भारतीय महिलाओं के लिए एक प्रमुख मुक्ति अनुभव था। 1918 के बाद उन्हें लाठियों और गोलियों का सामना करना पड़ा और राजनीतिक जुलूसों, धरना आदि के दौरान जेल में डाल दिया गया। उन्होंने ट्रेड यूनियन और किसान आंदोलनों या क्रांतिकारी आंदोलनों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने मतदान किया, इसके लिए खड़े हुए और विभिन्न विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए चुने गए। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1925 की अध्यक्ष और बाद में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल
1947-49 बनी। 1920 के बाद जागरूक और आत्मविश्वासी महिलाओं ने महिला आंदोलन का नेतृत्व किया। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1927 में स्थापित जैसे कई संगठन और संस्थान सामने आए। महिला संगठन 1910 में सरला देवी चौधरियानी ने इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई। एक महिला द्वारा स्थापित पहली प्रमुख भारतीय महिला संगठन के रूप में माना जाता है। इसके उद्देश्यों में महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, पर्दा प्रथा का उन्मूलन और पूरे भारत में महिला की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार शामिल है। सरला देवी का मानना कि नारी के उत्थान के लिए काम करने वाला पुरुष मनु की छाया में रहता है। रमाबाई रानाडे ने 1904 में बॉम्बे में मूल संगठन राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के तहत महिला सामाजिक सम्मेलन भारत महिला परिषद की स्थापना की। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने महिलाओं की सेवा के लिए आर्य महिला समाज की स्थापना की। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा आयोग के समक्ष भारतीय महिलाओं के शैक्षिकी पाठ्यक्रम में सुधार की गुहार लगाई, जिसे महारानी विक्टोरिया के पास भेजा गया। इसके परिणामस्वरूप महिलाओं के लिए चिकित्सा शिक्षा शुरू हुई, जो लेडी डिफरेन कॉलेज में शुरू हुई। बाद में रमाबाई रानाडे ने बॉम्बे में आर्य महिला समाज की एक शाखा की स्थापना की। 1925 में भारत में राष्ट्रीय महिला परिषद, अंतर्राष्ट्रीय महिला परिषद की एक राष्ट्रीय शाखा का गठन किया गया था। इसके गठन और उन्नति में महरीबाई टाटा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका मत था कि पर्दा प्रथा, जाति भेद और शिक्षा की कमी ने महिलाओं को सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए काम करने से रोका। परिषद की कार्यकारी समिति में महत्वपूर्ण पदों पर रहने वाली अन्य महिलाओं में भारत की पहली महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सरबजी, एक धनी बैंकर की पत्नी ताराबाई प्रेमचंद, मुंबई के प्रमुख मुस्लिम परिवारों में से एक शफी तैयबजी शामिल थीं, और केशव चंद्र सेन की बेटी महारानी सुचारू देवी। हालांकि आलोचकों के अनुसार इन महिलाओं द्वारा जिस परोपकारी शैली का पालन किया जा रहा था, वह उच्च वर्ग की अंग्रेजी महिलाओं की थी। 1927 में मार्गरेट कजिन्स द्वारा स्थापित अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC संभवतः समतावादी दृष्टिकोण वाली पहली महिला संगठन थी। इसका पहला सम्मेलन पुणे के फर्ग्यूस कॉलेज में आयोजित किया गया था। महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, सांगली की रानी साहिबा, सरोजिनी नायडू, कमला देवी चट्टोपाध्याय और लेडी दोराब टाटा शामिल थीं। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय, अखंडता, समान अधिकारों और अवसरों के सिद्धांतों पर आधारित समाज के लिए काम करना था और प्रत्येक मनुष्य के लिए जीवन की अनिवार्यता को सुरक्षित करने के लिए जन्म या लिंग की दुर्घटना से नहीं बल्कि नियोजित सामाजिक वितरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए AIWC ने भारत की स्वतंत्रता से पहले और बाद में विभिन्न विधायी सुधारों की दिशा में काम किया। कुछ उदाहरण: शारदा अधिनियम 1929, हिंदू महिला संपत्ति का अधिकार अधिनियम 1937, कारखाना अधिनियम 1947, हिंदू विवाह और तलाक अधिनियम 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू अल्पसंख्यक और अभिभावक अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956, महिलाओं के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1958, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1958, 1976। जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष हिंदू समाज के 4 गुना विभाजन की बाद की वैदिक अवधारणा नस्लीय मिश्रण, भौगोलिक विस्तार और शिल्प के विविधीकरण के कारण कई उपजातियों में विभाजित हो गई, जिसने नए व्यवसायों को जन्म दिया। हिंदू चतुर्वर्णाश्रम की अवधारणा ने तय किया कि एक व्यक्ति की जाति आबादी के विभिन्न वर्गों की स्थिति और सापेक्ष शुद्धता निर्धारित करती है।
यह जाति ही निर्धारित करती थी कि कौन शिक्षा प्राप्त कर सकता है या भू संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त कर सकता है, किस प्रकार का पेशा अपनाना चाहिए, किसके साथ भोजन या विवाह कर सकता है, आदि। सामान्य तौर पर जाति जन्म से पहले ही किसी व्यक्ति की सामाजिक वफादारी तय करती है। पोशाक, भोजन का स्थान, निवास, पीने और सिंचाई के लिए पानी के स्रोत, मंदिरों में प्रवेश, ये सभी जाति के कारक द्वारा नियंत्रित थे। जाति की भेदभावपूर्ण संस्था से सबसे ज्यादा प्रभावित अछूत या अनुसूचित जाति दलित थे, क्योंकि वे बाद में बुलाया गया। उन पर लगाई गई अक्षमताएं अपमानजनक, अमानवीय और जन्म से असमानता के सिद्धांत पर आधारित थी। जाति आधारित भेदभाव को कम करने में मदद करने वाले कारक। ब्रिटिश शासन ने शायद बिना किसी इरादे के कुछ ऐसी स्थितियां पैदा की जिन्होंने जाति चेतना को एक हद तक कमजोर कर दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने कभी कभी प्रत्यक्ष प्रशासनिक उपायों के माध्यम से और कभी कभी परोक्ष रूप से उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करके कुछ ताकतों को हटा दिया। हालांकि इन उपायों का एक तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन उनका सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। उदाहरण के लिए भूमि में निजी संपत्ति का निर्माण और भूमि की मुफ्त बिक्री ने जातिगत समीकरणों को बिगाड़ दिया। जाति और व्यवसाय के बीच एक घनिष्ठ संबंध नहीं रह सका क्योंकि गांव की स्वायत्तता चरमरा गई। इसके अलावा आधुनिक वाणिज्य और उद्योग ने कई आर्थिक रास्तों को जन्म दिया, जबकि बढ़ते शहरीकरण और परिवहन के आधुनिक साधनों ने आबादी की गतिशीलता को जोड़ा। ब्रिटिश प्रशासन ने कानून के समक्ष समानता की अवधारणा को एक समान रूप से लागू कानून प्रणाली में पेश किया, जिसने सामाजिक और कानूनी असमानताओं को एक गंभीर झटका दिया, जबकि जाति पंचायतों के न्यायिक कार्यों को छीन लिया गया। प्रशासनिक सेवाओं को सभी जातियों के लिए खोल दिया गया और नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष तर्ज पर थी। समाज सुधार आंदोलनों ने भी जाति आधारित शोषण को कम करने का प्रयास किया। 19वीं शताब्दी के मध्य से कई संगठनों और समूहों जैसे ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिस्ट, सामाजिक सम्मेलन और व्यक्तियों ने अछूतों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और उन पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने के लिए काम किया। मंदिरों में प्रवेश करना या तालाबों आदि का उपयोग करना। हालांकि उनमें से कई ने चतुर्वर्ण व्यवस्था का बचाव किया, उन्होंने अस्पृश्यता की आलोचना की। समाज सुधारकों ने जाति भेद के कठोर वंशानुगत आधार और कर्म के कानून पर हमला किया, जिसने अलोकतांत्रिक सत्तावादी जाति संस्था की धार्मिक दार्शनिक रक्षा का आधार बनाया। उन्होंने लोगों से वास्तविक दुनिया में बेहतरी के लिए काम करने का आह्वान किया, जिसमें वे रहते थे, बजाय इसके कि वे मृत्यु के बाद उद्धार के लिए प्रयास करें। उदाहरण के लिए आर्य समाज ने हिंदू समाज के असंख्य उपजातियों में विघटन के खिलाफ संघर्ष करते हुए इसे मूल 4 गुना विभाजन पर पुनर्निर्माण करने और यहाँ तक सबसे निचली जातियों के शास्त्रों का अध्ययन करने के अधिकार को बनाए रखने का लक्ष्य रखा। राष्ट्रीय आंदोलन ने समाज को विभाजित करने वाली ताकतों के खिलाफ स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों से प्रेरणा ली। राष्ट्रीय नेताओं और संगठनों ने जातिगत विशेषाधिकारों का विरोध किया, समान नागरिक अधिकारों और व्यक्ति के स्वतंत्र विकास के लिए लड़ाई लड़ी। प्रदर्शनों, सभाओं और सत्याग्रह संघर्षों में जनभागीदारी के कारण जाति विभाजन कम हो गए, हालांकि सीमित तरीके से। 1937 के बाद विभिन्न प्रांतों में कांग्रेस सरकारों ने दलित वर्गों के उत्थान के लिए कुछ उपयोगी कार्य किए। उदाहरण के लिए कुछ प्रांतों में हरिजनों, अछूत के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू की गई थी। त्रावणकोर, इंदौर और देवास जैसे राज्यों के शासकों ने उद्घोषणा द्वारा सभी राज्य के मंदिरों को खोलने की पहल की। गांधी जी के मन में हमेशा से जड़ और शाखा द्वारा छुआछूत का उन्मूलन करने का उद्देश्य था। उनके विचार मानवतावाद और तर्क के आधार पर आधारित थे।
उन्होंने तर्क दिया कि शास्त्रों ने छुआछूत को मंजूरी नहीं दी और अगर उन्होंने ऐसा किया भी तो उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए, क्योंकि सत्य को किसी पुस्तक के आवरण के भीतर सीमित नहीं किया जा सकता है। 1932 में उन्होंने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। शिक्षा के बढ़ते अवसरों और सामान्य जागृति के साथ निम्न जातियों में स्वयं हलचल होने लगी। यह जागृति धीरे धीरे उनके अधिकारों की रक्षा और सवर्णों के उत्पीड़न के खिलाफ एक शक्तिशाली आंदोलन के रूप में विकसित हुई। महाराष्ट्र में निम्न जाति के माली परिवार में पैदा हुए ज्योतिबा फुले ने हिंदू समाज के ब्राह्मणवादी वर्चस्व के खिलाफ एक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने निचली जातियों, विशेषकर लड़कियों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, जिनके लिए उन्होंने कई स्कूल खोले। गोपाल बाबा वॉलंकर, जिन्हें गोपाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है, को अछूत लोगों को सामाजिक आर्थिक उत्पीड़न से ऊपर उठाने के आंदोलन में अग्रणी माना जाता है, जो कि वे सदियों से अधीन थे। उन्होंने रायगढ़ जिले में जातिगत भेदभाव के खिलाफ काम किया। उन्होंने फुले के पर विस्तार किया। आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत कि भारत के स्वदेशी निवासी वास्तव में अछूत लोग थे और उस जाति का निर्माण आक्रमणकारी आर्यों द्वारा स्वदेशी लोगों को अपने अधीन करने और नियंत्रित करने के लिए किया गया था। उन्होंने अनार्य दोष परिहार मंडली, गैर आर्यों के बीच बुराइयों को दूर करने के लिए सोसाइटी की स्थापना की। वॉलंकर एक समाचार पत्र, महत्वपूर्ण विध्वंसक, ब्राह्मणवादी या औपचारिक प्रदूषण का विनाशक शुरू करने वाले पहले दलित बने। वॉलंकर ने सवर्ण हिंदुओं को उनके अमानवीय व्यवहार के प्रति जागरूक करने का प्रयास करके अस्पृश्यता के निशान को हटाने का प्रयास किया। दलित उत्थान आंदोलन में एक और अग्रणी किसान फागुजी बंसोड़ थे। वह हिंदू धर्म के भीतर दलितों के उत्थान के समर्थक थे। उन्होंने अपना प्रेस खोला जिसमें दलितों को जगाने के उद्देश्य से पत्रिकाएं प्रकाशित की गईं, जैसे कि वॉलंकर के महत्वपूर्ण विधायक बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने अपने बचपन के दौरान जातिवादी भेदभाव के सबसे बुरे रूप का अनुभव किया था। उन्होंने जीवन भर उच्च जाति के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। 1920 के दशक में अम्बेडकर ने 1920 में एक पाक्षिक समाचार पत्र मुकनायक, आवाजहीन के नेता की शुरुआत की। उन्होंने मुकनायक में कहा कि यदि सामाजिक विभाजनों की उपेक्षा की जाती है तो राष्ट्रवादी चेतना विकसित नहीं हो सकती है। अखबार ने जाति व्यवस्था के संदर्भ में अछूतों की पीड़ा को प्रस्तुत किया। उन्होंने 1924 में शिक्षित, आंदोलन और संगठित के आदर्श वाक्य के साथ जनता को संगठित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुश्रुत हितकारिणी सभा का गठन किया। इसने उत्पीड़ित वर्गों के लिए समानता लाने के प्रयास में एक नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया। दलित वर्गों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से शुरू किया गया एक और समाचार पत्र बहिष्कृत भारत 1927 था। अंबेडकर ने 1942 में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ का गठन किया, जबकि दलित वर्गों के कई अन्य नेताओं ने 1920 के दशक में अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। अंबेडकर ने समग्र रूप से पदानुक्रमित और द्वीपीय जाति व्यवस्था की निंदा की और राष्ट्र की वास्तविक प्रगति के लिए जाति की संस्था के विनाश की वकालत की। दलित वर्गों के संघर्ष ने भारत सरकार अधिनियम 1935 में इन वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। 1900 के दशक में अन्य, जैसे कोल्हापुर के महाराजा ने गैर ब्राह्मण आंदोलन को प्रोत्साहित किया, जो 20वीं शताब्दी के पहले दशक में दक्षिणी राज्यों में फैल गया और कम्मा, राडी, वेलास, शक्तिशाली मध्यवर्ती जातियां और इसमें शामिल हो गए। मुसलमानों 1920 के दशक के दौरान दक्षिण भारत में गैर ब्राह्मणों ने ईवी रामास्वामी नायकर मंदिरों में निचली जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग के लिए कई अन्य आंदोलन थे। केरल में श्री नारायण गुरु ने सवर्णों के वर्चस्व के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया।
उन्होंने एक धर्म, एक जाति, मानव जाति के लिए एक भगवान का नारा गढ़ा, जिसे उनके शिष्य सहदारण अयप्पन ने कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, मानव जाति के लिए कोई भगवान नहीं में बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मार्च 1927 में सवर्ण हिंदुओं के प्रतिगामी रीति रिवाजों को चुनौती देने के लिए महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उन्होंने उच्च और निम्न के विचारों को दूर करने और आत्म सहायता, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान के माध्यम से आत्मा ऊंचाई को विकसित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने लगभग 2500 अछूतों के जुलूस का नेतृत्व महाड शहर से चावदार टैंक तक किया, जो पानी की टंकी का एक सार्वजनिक स्रोत था, जहां से अछूतों को पानी खींचने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर ने टंकी से पानी लिया और उसे पिया। सवर्ण हिंदुओं द्वारा भारी विरोध किया गया। बाद में दिसंबर 1927 में अंबेडकर और उनके सहयोगियों ने उसी स्थान पर मनुस्मृति को जला दिया, असमानताओं से छुटकारा पाने के एक इशारे के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर ने सरकार के समक्ष दलितों की कठिनाइयों और शिकायतों को उजागर करने के लिए 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। इसका आदर्श वाक्य था, शिक्षित, आंदोलन और संगठित। स्वतंत्र भारत के संविधान ने जाति के आधार पर समानता और भेदभाव को अनिवार्य बना दिया है। ब्रिटिश शासन के दौरान जातिगत भेदभाव के खिलाफ संघर्ष सफल नहीं हो सका। विदेशी सरकार की अपनी सीमाएं थीं, वह कोई भी कट्टरपंथी कदम उठाकर रूढ़िवादी वर्गों से शत्रुतापूर्ण प्रतिक्रिया को आमंत्रित करने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। साथ ही आर्थिक और राजनीतिक उत्थान के बिना कोई भी सामाजिक उत्थान संभव नहीं था। यह सब एक स्वतंत्र भारत की सरकार के तहत ही महसूस किया जा सकता था। स्वतंत्र भारत का संविधान अस्पृश्यता को समाप्त करता है और अस्पृश्यता से उत्पन्न होने वाली किसी भी अक्षमता के समर्थन को गैरकानूनी घोषित करता है। यह कुओं, टैंकों, स्नान घाटों, होटलों, सिनेमाघरों, क्लबों आदि तक पहुंच पर किसी भी प्रतिबंध को भी रोकता है। एक निदेशक सिद्धांत में संविधान ने निर्धारित किया है कि राज्य सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा और प्रभावी रूप से एक सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करेगा। विचारों, यदि हर काश्तकार पढ़ सके तो असंतोष को भड़काने की राष्ट्रवादी शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। बॉम्बे गवर्नर वायसराय को एक निजी पत्र में 1911 उभरते हुए मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक रूप से था और वे नहीं थे एक धर्म की तलाश में इतना, लेकिन वे कुछ सांस्कृतिक चाहते थे। जड़ों से चिपके रहना, जो निराशा की भावना को कम करेगा, और अपमान जो विदेशी विजय और शासन ने उत्पन्न किया था। जवाहरलाल नेहरू मृत और दबे हुए सभी मृत, दफन और हमेशा के लिए जला दिए जाते हैं और इसलिए मृत अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है, सिवाय पुरानी सामग्री के नए संगठित रूपों में सुधार के। महादेव गोविंद रानाडे। दुर्भाग्य से कोई भी ब्राह्मण विद्वान अब तक वोल्टेयर की भूमिका निभाने के लिए आगे नहीं आया है, जिसमें कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों के खिलाफ बौद्धिक ईमानदारी थी, जिसमें उनका पालन पोषण हुआ था। ब्राह्मणों के बीच एक वोल्टेयर एक सकारात्मक खतरा होगा एक सभ्यता के रखरखाव के लिए जो ब्राह्मणों के वर्चस्व को बनाए रखने के लिए तैयार की गई है। -8 आर अंबेडकर। अस्पृश्यता प्रश्न हिंदू धर्म के लिए जीवन और मृत्यु में से एक है। यदि अस्पृश्यता जीवित रहती है, हिंदू धर्म नष्ट हो जाता है और भारत भी नष्ट हो जाता है, लेकिन यदि हिंदू हृदय, जड़ और शाखा से अस्पृश्यता का उन्मूलन हो जाता है, तो हिंदू धर्म का दुनिया के लिए एक निश्चित संदेश है। M.K. गांधी। मैं चाहता हूं कि मेरे घर के चारों ओर सभी भूमि की संस्कृति को यथासंभव स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जाए, लेकिन मैं किसी के द्वारा अपने पैर फोड़ने से इनकार करता हूं।
मैं दूसरे लोगों के घरों में इंटरलॉपर, भिखारी या गुलाम के रूप में रहने से इनकार करता हूँ। M.K. गांधी। सारांश। सुधार आंदोलनों को जन्म देने वाले कारक। भारतीय धरती पर औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति। भारतीय समाज में व्याप्त रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, महिलाओं की अपमानित स्थिति, शोषक जाति पदानुक्रम, शिक्षा का प्रसार और दुनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आधुनिक पश्चिमी संस्कृति और चेतना का प्रभाव, एक विदेशी शक्ति द्वारा हार, 19वीं सदी के अंत में राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का बढ़ता ज्वार, सदी, सामाजिक आधार, उभरते मध्यम वर्ग और पश्चिमी शिक्षित बुद्धिजीवी, वैचारिक आधार, तर्कवाद, धार्मिक सार्वभौमिकता, मानवतावाद, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सुधार घटक, महिलाओं की स्थिति में सुधार की स्थिति में गिरावट देय है, प्रति पर्दा प्रणाली, जलती शादी, शिक्षा का अभाव, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार में असमान अधिकार, बहुविवाह, कन्या भ्रूण हत्या, विधवा पुनर्विवाह पर प्रतिबंध, घंटे, सुधारों में प्रमुख योगदानकर्ता, समाज सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, प्रबुद्ध महिलाओं के नेतृत्व में आंदोलन, स्वतंत्र भारत का संविधान, महिला बंगाल विनियमन के लिए विधायी उपाय 1829, शिशु हत्या को अवैध घोषित करने वाले सती बंगाल विनियम 1795, 1804 पर प्रतिबंध लगाना, हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह अधिनियम 1856, सहमति की आयु अधिनियम 1891, शारदा अधिनियम 1930, विशेष विवाह अधिनियम 1954, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, 1986 में संशोधित, बाल विवाह निरोध संशोधन अधिनियम 1978, महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, 1986 में संशोधित, जाति आधारित शोषण के खिलाफ संघर्ष, जातिगत कठोरता को कम करने वाले कारक, औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा शुरू की गई ताकतें, सामाजिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, गांधी का अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान, रोजगार, बेहतर शिक्षा को लेकर निचली जातियों में हड़कंप, आजाद भारत का संविधान,